अपने होंडा कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। यह कंपनी हर 2 मिनट में 2 करोड़ कमाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होंडा कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी? कैसे एक बच्चे ने, जिसके पास साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, इतनी बड़ी होंडा कंपनी खड़ी कर दी? आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक छोटे से बच्चे ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए कैसे एक बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया और कैसे बार बार मुश्किलों का सामना करके वहां अपना जीत को हासिल कर दिया। ये कहानी शुरू होता है 1906 में। जापान के एक छोटे से शहर में सोइचिरो होंडा नाम का बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक लोहार थे और उनकी माँ सिलाई का काम करती थी, पर उनके घर में पैसे की इतनी कमी थी कि वे सोइचिरो के भाई बहनों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से सोइचिरो ने अपने भाई बहनों को बचपन में ही खो दिया। इस परेशानी से बाहर निकलने का एक ही उपाय था, अच्छे से पढ़कर एक काम ढूंढना। पर दुर्भाग्यवश सोइचिरो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। इस सब को छोड़कर उनके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, मशीनें। बचपन में सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ राइस मिल में जाया करते थे। वहां एक पेट्रोल से चलने वाले इंजन से काम होता था। उस बड़े इंजन को देखकर उससे आती हुई पेट्रोल की महक और आवाज सोइचिरो को बहुत पसंद थी। इसी वजह से उन्हें मोटर और मशीनों से लगाव हो गया। 11 साल की उम्र में हुई एक घटना ने उनके इसी लगाव को पैशन में बदल दिया। सोइचिरो ने पहली बार एक कार देखी और वह उसे देखता ही रह गया। उसे करीब से देखने के लिए वह कार के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि कार से पेट्रोल लीक हो रहा था। उसने झुककर पेट्रोल को अपने हाथों में लिया, उसे सूंघा और तय किया कि वह भी एक दिन अपनी कार बनाएगा। साल 1922 में सोइचिरो ने एक मैगजीन में एक विज्ञापन देखा। टोक्यो के आर्ट शोकाई नामक गैरेज में वर्कर्स की जरूरत थी। यह देखकर सोइचिरो बहुत खुश हुए, क्योंकि वह पहले से ही कारों के दीवाने थे। उन्होंने तुरंत इस काम के लिए आवेदन किया और हायर भी हो गए। 14 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने सपने की ओर बढ़ गए। पर उम्मीद और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। शुरुआत में आर्ट शोकाई के ऑनर ने उन्हें सिर्फ क्लीनिंग और बेबी सिटिंग का काम सौंपा। महीनों बीत गए, पर एक बार भी सोइचिरो को कार छूने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कई बार काम छोड़ने का सोचा, पर वह अपने माँ बाप के पास असफल होकर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1923 में जापान में एक भयंकर भूकंप आया, जिसका नाम था द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। इस भूकंप ने सोइचिरो के लिए एक मौका बना दिया। गैरेज के कई वर्कर्स अपने घरों को ठीक करने चले गए और सोइचिरो को गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम मिल गया। अब उन्हें रिपेयरिंग के साथ साथ गाड़ियों की टेस्टिंग का काम भी मिला। कुछ ही समय में सोइचिरो वहां के बेस्ट मैकेनिक बन गए और उनका प्रमोशन होता गया। जापान में मोटर स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ रहा था और गैरेज के ओनर ने सोइचिरो को एक स्पोर्ट्स कार असेंबल करने का काम सौंपा। सोइचिरो ने कर्टिस बाइप्लेन का सेकंड हैंड इंजन लिया और मिशेल नामक अमेरिकन कार का बॉडी यूज करके एक रेसिंग कार बना दी। इस गाड़ी का नाम कर्टिस रखा गया। 1934 में जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने पहला प्राइज जीता और सोइचिरो का मोटर स्पोर्ट्स का ऑब्सेशन बढ़ता गया। और साल 1928 में सोइचिरो का गांव हमामात्सु में आर्ट शोकाई का नया ब्रांच खोलने का फैसला किया। इस ब्रांच के इंचार्ज सोइचिरो बन गए। सभी को उम्मीद थी कि यह गैरेज तुरंत सफलता पा लेगा, पर हुआ इसका उल्टा। सोइचिरो उस समय 21 साल के थे और लोग उनकी गाड़ियों पर भरोसा नहीं करते थे। इस वजह से कोई भी कस्टमर नहीं आता था। गैरेज को बंद होने से बचाने के लिए सोइचिरो ने हर गाड़ी को ठीक करने का जिम्मा लिया और अपनी मेहनत से आसपास के समाज में उनकी साख बढ़ी। कुछ ही सालों में उनकी गैरेज तेजी से बढ़ी और 25 साल की उम्र में वह हजारों येन का प्रॉफिट कमाने लगे। उन्होंने 50 लोगों की एक टीम भी बना ली और फिर से रेसिंग कार्स असेंबल करने लगे। 1936 में उन्होंने कई रेस जीती, पर उसी साल जुलाई में उनकी कार का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें रेसिंग छोड़नी पड़ी। पूरी तरह ठीक होने में उन्हें 18 महीने लगे। अब उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजन के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किया। 1937 में टोकाई सेकी नाम की कंपनी शुरू की। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वह पिस्टन रिंग बनाने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपनी पत्नी की ज्वेलरी बेचकर फैक्ट्री को चलाया और खुद हमामात्सु हाई स्कूल में मेटलर्जी की पढ़ाई करने लगे। और नवंबर 1937 में इन्होंने एक पिस्टन रिंग बनाई, जो पहले पिस्टन रिंग से बहुत ही अच्छा बना था। और अगले 2 सालों में वह टोयोटा और सुजुकी जैसे कंपनियों को पिस्टन रिंग सप्लाई कर रहे थे। पर इन सब के बाद भी वह नेवी के लिए भी मिशनरी पार्ट्स बनाना शुरू कर दिए थे। साल 1940 आते आते उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट स्थापित कर दिया था और उनकी कंपनी भी बहुत ही प्रॉफिट कमा रही थी। पर यह प्रॉफिट केवल कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि वह वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और जापान और अमेरिका के बीच बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था। और इसी दौरान एक दिन
आसमान से अमेरिका के फाइटर प्लेन ने बॉम्बिंग करी और सोइचिरो के प्लांट के ऊपर भी बॉम्बिंग हो गई और इस वजह से सोइचिरो का प्लांट तहस नहस हो गया। जब वह इस हादसे से रिकवर कर ही रहे थे कि तभी हमामात्सु में एक मेजर अर्थक्वेक आया और इसके कारण इनका प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वॉर की बदौलत उनकी सालों के मेहनत और इनके साथ साथ उनकी कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। वह वापस जीरो पर आ चुके थे। उनके कंपनी में बचे कुछ एसेट्स जो बचे थे उसको इन्होंने 4 लाख एन में बेच दिए और इसी समय उन्हें एक आर्मी नेवी का एक जनरेटर मिला और जब सोइचिरो इसको एग्जामिन किया तब जो उनको पता चला उसने आज के होंडा कंपनी शुरू होने की बेस बना दी। हुआ यह था कि वॉर के दौरान फ्यूल की बहुत ही कमी थी और इसकी वजह से ही फ्यूल का दाम भी बढ़ गया था और इसलिए ज्यादातर जगह में जाने के लिए सबको साइकिल से ही जाना पड़ता था और इसी को मोटराइज करना सोइचिरो का आइडिया था। इस काम के लिए उन्होंने 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। अपनी नॉलेज से उन्होंने उस बड़े जनरेटर को साइकिलों में फिट करने लायक बना दिया। इससे एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गया और यह सक्सेसफुल भी रही। लेकिन इधर 2 प्रॉब्लम्स आए। पहला कि उनके पास सिर्फ 500 इंजन बचे थे और दूसरी कि वह इंजन भी पेट्रोल से चलते थे और उन दिनों फ्यूल बहुत ही एक्सपेंसिव था और इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की इंजन डिजाइन की और उसे इस्तेमाल करके वह नई साइकिल इंजन बनाने लगे। और उन मोटरसाइकिल की खासियत ये थी कि पाइन ट्री में बनने वाले रेजिन और पेट्रोल को मिलाकर भी इसको चलाया जा सकता था। इसी कारण से इनकी साइकिल मार्केट में बहुत अच्छी बिकने लगी। इसकी सक्सेस के बाद सोइचिरो ने एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बनाने का सोचा और इस काम को करने के लिए उन्होंने बनाया होंडा मोटर्स और इसको खोलने के केवल 1 साल बाद यानी 1939 में उन्होंने अपने पहले मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया और उस मोटरसाइकिल का नाम था ड्रीम। पर यह मोटरसाइकिल मार्केट में फेल हो गई। इसका स्पीड और स्टाइल तो अच्छा था लेकिन वह उतनी ही भारी और एक्सपेंसिव थी और इसकी वजह से ही सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तभी सोइचिरो ने सोचा कि वह मिडिल क्लास के लिए एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनाएंगे। पर इसमें दिक्कत यह थी कि ज्यादा पावर जनरेट करने वाले इंजन्स ज्यादा हैवी और बड़े होते थे और इसी दिक्कत को सुलझाने के लिए 1952 में इन्होंने खुद का इंजन डिजाइन किया और उसका नाम था कब। ये साइज में तो बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही पावर जनरेट कर सकता था। ये चीज उस समय की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसके लिए उनको ब्लू रिबन अवार्ड भी मिला। इंजन तो बन चुका था लेकिन अभी मोटरसाइकिल की बॉडी बनाना बाकी था। इसके लिए उन्होंने जगह जगह जाकर वहां के एक्सपर्ट से मिलकर मोटरसाइकिल डिजाइन को डीपली समझा और साल 1958 में इन्होंने अपने पहले मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। उसका नाम था सुपर कब। सुपर कब एक अफोर्डेबल और स्टाइलिश मोटरसाइकिल थी और इसकी खासियत थी कि इस मोटरसाइकिल को कोई भी चला सकता था और लॉन्च होते ही कुछ ही समय में इसने मार्केट के कंपटीशन को बीट कर दिया था। साल 1960 तक होंडा जापानी मोटरसाइकिल कंपनी में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके थे। जापान के साथ साथ वह पास के देशों में भी अपनी मोटरसाइकिल को बेच रहे थे। पर अभी भी एक कमी थी। अब तक उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मार्केट अमेरिका को कैप्चर करना बाकी था। उस समय यूएसए में मोटरसाइकिल की हालत बहुत खराब थी और वह यह भी मानते थे कि मोटरसाइकिल सिर्फ क्रिमिनल्स और बाइकर गैंग ही चलाते हैं और इसी इमेज को बदलने के लिए उन्होंने वहां के पॉपुलर मैगजीन्स जैसे टाइम, लाइफ और लोक में अपने बाइक एडवर्टाइजमेंट करने लगे। पर उन्होंने किसी भी मैगजीन्स में मोटरसाइकिल का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। वह चाहते थे कि अमेरिका के शरीफ लोग उनके मोटरसाइकिल को अपनाएं और इसी के लिए उन्होंने अपने बाइक के टैग लाइन को भी बड़े ही चालाकी से चुना और उनकी टैग लाइन थी यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन होंडा और इसके साथ घर के सामान्य नागरिक, हाउसवाइफ और काम करने वाले लोगों को होंडा बाइक को चलते हुए दर्शाया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1968 में इन्होंने अमेरिका में 10 लाख मोटरसाइकिल भेज दी और 1973 आते आते उन्होंने वहां के 43% मार्केट शेयर को अपना बना लिया और एक के बाद एक वह नए नए मॉडल बनने जा रहे थे और वह 1960s के नंबर 1 मोटरसाइकिल ब्रांड भी बन चुके थे। लेकिन अभी भी एक काम करना बाकी था और वह था खुद की एक कार बनाना। 1960 के समय से ही निसान, सुजुकी और टोयोटा जापानी कार मार्केट को रूल कर रही थी और कंपटीशन बहुत ही टक्कर का था। इसी कारण से सभी ने सोइचिरो को कार मार्केट में आने से मना कर रहे थे पर वह कहां मानने वाले थे। बड़ी टाइम और इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने 1963 में अपना पहला 4 व्हीलर मॉडल लॉन्च किया। पर पहला मॉडल कार नहीं था बल्कि वह था एक पिकअप ट्रक और इसका नाम था T360 और यह एक हाई माइलेज और ज्यादा स्पेस वाली कार थी।
लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज था इसका दाम। ये दूसरे कंपनी के कारों से 25% चीपर थी, इसलिए लॉन्च होते ही इसने प्रॉफिट में आसमान छू लिए। पर अभी भी ग्लोबल इम्पैक्ट करना बाकी था। पर इसी समय में सभी जगह तेल क्राइसिस चल रहा था और अमेरिका में क्लीन एयर एक्ट का सख्त रेगुलेशंस लागू कर दिया था और सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इस रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कहा गया था, जिसमें सभी को ऐसी गाड़ियां बनानी थी कि वह कम प्रदूषण करें। पर सभी कंपनियों ने अपने अपने वकील को लाकर अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर केस लगना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ होंडा ने अपनी इंजन को और बेहतर करने के लिए बढ़िया इंजीनियर को हायर किया और ऐसा इंजन बनाया कि वह कम प्रदूषण करने के साथ साथ फ्यूल कम कंज्यूम करता था और इससे दूसरे कंपनियां इस इंजन के करीब भी नहीं आए थे। और साल 1975 में होंडा ने अपना नया होंडा सिविक लॉन्च किया और ये गाड़ी कस्टमर और गवर्नमेंट दोनों के नीड्स को सेटिस्फाई कर रही थी। इतना होने के बाद तो बचा क्या था, इसने सारी अमेरिकन मार्केट को हिला डाला और आगे चलकर ये गाड़ी पॉपुलर गाड़ियों में से एक बन गई और इसके नए नए मॉडल आज भी मार्केट में बिकते हैं। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, वह एक के बाद एक नए नए मॉडल मार्केट में लाते ही गए। सोइचारो कहते हैं कि सक्सेस 99% फेलियर से आता है और उनकी जीवन कथा भी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का अब एक पॉपुलर कार ब्रांड का मालिक बन गया। आई होप आपको सोइचिरो होंडा की लाइफ स्टोरी सुनकर आपको भी अपने गोल तक पहुंचने की भूख बढ़ गई होगी। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।